वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वालों पर निशाना साधा है। जेटली ने कहा कि पत्थर फेंकने वाले सत्याग्रही नहीं हैं। तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाने जम्मू पहुंचे वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए पाकिस्तान और अलगाववादियों को निशाने पर लिया। ये कोई सत्याग्रही नहीं थे, ये हमलावर थे। 8-10 आदमियों की पुलिस चौकी के ऊपर अगर 2000 आदमी 10,000 पत्थर लेकर हमला कर दे तो ये तो हमला है। सन 65 की लड़ाई लड़ी, सन 71 की लड़ाई लड़ी, सन 90 में उसको ये लग गया कि युद्ध के मामले से तो हम जीत नहीं सकते। अब सीमा पार से आतंकी भेजकर आतंकवाद के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर को हासिल। जेटली ने कहा कि देश की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इससे समझौता नहीं किया जाएगा। हाल ही में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए फंडिंग करता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से हर साल करीब 100 करोड़ रुपए कश्मीर के लिए भेजे जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक ISI हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के जरिए कश्मीर में पैसे भेज रहा है। पाकिस्तान से भेजी गई रकम को अलगाववादी नेताओं और पत्थरबाजों में बांटा जाता है। एनकाउंटर में आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद आज श्रीनगर में कर्फ्यू का 44वां दिन। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सेना से मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादी मारे गए। सुबह सेना को तंगदार में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली। इसके बाद जवानों ने उन्हें घेर लिया। मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। ये आतंकी 2 दिन पहले BSF के जवानों पर हमले में शामिल थे। आतंकियों के कब्जे से कई हथियार बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी मुठभेड़ बढ़ी है। 15 अगस्त को श्रीनगर के नौहट्टा में आतंकी हमले के दौरान CRPF कमांडेंट प्रमोद कुमार शहीद हो गए, जबकि 2 आतंकी मारे गए। 8 अगस्त को कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में BSF के 2 जवान शहीद हुए, 1 आतंकी मारा गया। 30 जुलाई को कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 2 सैनिक शहीद हुए, 2 आतंकी मारे गए। 25 जून को पुलवामा के पंपोर में CRPF टीम पर हमले में 8 जवान शहीद हो गए, जबकि 22 जवान जख्मी हो गए। इस साल 10 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में 138 घटनाएं हुई हैं और 2015 में कुल 208 घटनाएं हुई थी। देश विरोधी नारेबाजी को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बेंगलुरु में आज पूर्व सैनिकों ने भी प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले पूर्व सैनिक ABVP के प्रदर्शन में शामिल हुए। पूर्व सैनिकों ने देश के खिलाफ नारेबाजी का विरोध करते हुए एमनेस्टी पर पाबंदी लगाने की मांग की। एमनेस्टी इंटरनेशनल को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। एमनेस्टी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसका इरादा गलत है। पूरे देश को एमनेस्टी के खिलाफ जागरूक होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ना चाहती है, जिससे कि नौजवान सुरक्षा बल में शामिल ना हो। एमनेस्टी के खिलाफ राज्य सरकार का रवैया भी ढुलमुल है। पहले बेंगलुरु पुलिस ने एमनेस्टी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया, लेकिन अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि एमनेस्टी देशद्रोही गतिविधियों में कभी शामिल नहीं रहा। 13 अगस्त को बेंगलुरु के यूनाइटेड थियोलॉजिकल कॉलेज में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने एक सेमिनार आयोजित किया था। सेमिनार में एक पूर्व पत्रकार ने सेना की तारीफ की तो कश्मीर के कुछ छात्र विरोध करने लगे। सेमिनार के दौरान पुलिस की मौजूदगी में कश्मीर की आजादी के समर्थन में नारे लगाए गए। आतंकी बुरहान वानी को हीरो बताया गया। 15 अगस्त को पुलिस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BS येदियुरप्पा ने कहा है कि वो एमनेस्टी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंगलवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। शिवपाल के मुताबिक CM अखिलेश यादव और उनके बीच मनमुटाव या मतभेद जैसी कोई बात नहीं। जी न्यूज से खास बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि कुछ चापलूस उनके और CM के बीच दूरी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं रहे। शिवपाल के मुताबिक सभी चापलूसों, बेईमानों और दलालों की लिस्ट तैयार हो गई है और उनके खिलाफ 1 महीने के भीतर कार्रवाई होगी। शिवपाल ने CM के कामकाज की तारीफ की, लेकिन कौमी एकता दल से विलय पर नहीं बोले। कुछ चापलूस लोग होते हैं और कुछ लोग बेईमान लोग होते हैं, तो दलाल और चापलूसों से सावधान रहने की ज़रूरत है। न हम लोग विचार या कोई भी सुझाव देते हैं, निर्णय मुख्यमंत्री जी का ही होता है। न तो कहीं मनमुटाव है, न कोई बात है। त्यार को जब पार्टी में ही नहीं लिया गया था, कौमी एकता का विलय हुआ था। अब उस पर नेताजी को निर्णय लेना है। नेताजी हमारे समाजवादी परिवार के मुखिया हैं।
14 अगस्त को शिवपाल यादव ने मैनपुरी में कैबिनेट से इस्तीफे की धमकी दी। आरोप लगाया था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। 15 अगस्त को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भाई का पक्ष लेते हुए कहा कि शिवपाल के खिलाफ साजिश हो रही है। 17 अगस्त को शिवपाल यादव राज्य कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे। 19 अगस्त को सीएम के बंगले पर चाचा भतीजे की मुलाकात हुई। 1 घंटे की बातचीत के बाद शिवपाल मुस्कुराते हुए बाहर निकले। शिवपाल के मुताबिक जिन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी, सीएम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ओलंपिक के आखिरी दिन आज देश को पहलवान योगेश्वर दत्त से मेडल की उम्मीद है। देश के लिए मेडल का सूखा तो रियो ओलंपिक में साक्षी और सिंधु ने खत्म कर दिया, लेकिन आज देश को उम्मीद है कि ब्रॉन्ज और सिल्वर में पहलवान योगेश्वर दत्त गोल्ड मेडल भी जोड़ देंगे। योगेश्वर को 65 किलोग्राम कैटेगरी में आज मुकाबले के लिए उतरना है। योगेश्वर की जीत के लिए दुआएं की जा रही हैं। कानपुर में जीत के लिए प्रार्थना हो रही है। वाराणसी में जीत के लिए हवन हुआ तो चंडीगढ़ में अखाड़े के पहलवानों ने योगेश्वर की जीत के लिए प्रार्थना की। योगेश्वर की मां ने बेटे की जीत के लिए मंदिरों में जाकर प्रार्थना की। योगेश्वर के कोच का दावा है कि देश को आज कुश्ती में मेडल जरूर मिलेगा। दीप जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हिंदुस्तानी तो बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बिल्कुल सही लगाए बैठे हैं जी, और भारत को गोल्ड मेडल मिलेगा। पूरा विश्वास के साथ अपने रेस्ट पे है और पूरा विश्वास है उसको मेडल लेके आऊंगा। मैं आपके माध्यम से बस यही उसको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा योगेश्वर को कि देश आपकी तरफ देख रहा है और देश के लिए आप गोल्ड जीते और पूरा देश आपके साथ में खड़ा है। योगेश्वर दत्त हमारे बहुत अच्छे रेसलिंग के खिलाड़ी हैं और मैं उनको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनसे देश को बहुत आशा है। योगेश्वर के लिए मेडल की राह आसान नहीं होगी। योगेश्वर को इटली के वर्ल्ड चैंपियन पहलवान फ्रैंक चामीजो से भिड़ना है। योगेश्वर को मेडल तक पहुंचने से पहले रूस के चैंपियन पहलवान सोस्लान रोमोनोव से भी जीतना होगा। योगेश्वर चौथी बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। लंदन ओलंपिक में योगेश्वर ने 60 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता था। मुंबई के डोंगरी इलाके में रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक 11 मंजिला अवैध इमारत खड़ी हो गई। अब इस इमारत को तोड़ा जा रहा है। नियमों के मुताबिक रेलवे स्टेशन से 30 मीटर की दूरी तक कोई निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये 11 मंजिला इमारत बन गई। इस इमारत के पास से दिन भर में 550 से ज्यादा लोकल ट्रेन गुजरती है। ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़ी ये इमारत साफ दिखा रही है कि आखिर रेलवे ने इस इमारत के लिए क्या किया, और इस इमारत के लिए महज एक नोटिस देकर ये जरूर कह दिया कि इस इमारत को जल्द से जल्द तोड़ा जाए, लेकिन इस इमारत को तोड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाई है। सेंट्रल और हार्बर लाइन की ट्रेनों के लिए ये इमारत कभी भी हादसे की वजह बन सकती थी। बहुत कोशिश की, लेकिन सिवाय रेलवे बीएमसी को लिखे कि ये डेंजरस बिल्डिंग है, कुछ भी अपघात हो सकती है, कैजुअलिटी हो सकती है, और इसके परे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और मेरे लेटर्स को सिर्फ ये हमारी तरफ जिम्मेदारी का उंगली उठा के चुपचाप बैठे हुए। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हादसा ना हो, क्योंकि बनाने से भी डिफिकल्ट इसको तोड़ना है, क्योंकि बाजू में लग के बिल्डिंगें है और एकदम आप देख रहे हैं कि नीचे एकदम बाजू में ट्रैक है। 2015 में एक प्राइवेट बिल्डर ने 11 मंजिला इमारत को सिर्फ 3 महीने में बना दिया। बीएमसी ने चिट्ठी लिखकर रेलवे को बताया कि इमारत खतरनाक हो सकती है, इसे गिराया जाना चाहिए। बिल्डिंग के उस हिस्से को तोड़ने में सबसे ज्यादा मुश्किल होगी जो रेलवे ट्रैक पर 10 फीट तक आगे निकला हुआ है। डोंगरी इलाके में दाऊद इब्राहिम का दबदबा माना जाता है। अब इस बात की भी जांच हो रही है कि बिल्डिंग बनाने में परमिशन मिली कैसे।